गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं भागीरथी मिश्र की काव्य शास्त्र की बुक रीडिंग के अंतर्गत आप लोगों को रंगमंच के बारे में बताऊंगी कि रंगमंच का निर्माण कैसे किया था और भरत मुनि ने रंगमंच के निर्माण के बारे में क्या कहा है, ये आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेक्षागृह और रंगमंच संबंधी वितरण विधि और विशद विवरण भरत मुनि कथित नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताए हैं कि प्रेक्षागृह और रंगमंच संबंधी विस्तृत वर्णन। प्रेक्षागृह यानी क्या होता है, जहाँ पे कुछ नाटक वगैरह हो रहा है, वहां पे दो दर्शक बैठते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रेक्षागृह, देखने के लिए जहाँ पे बैठते हैं। और रंगमंच जहाँ नाटक किए जाते हैं उसको बोलते हैं रंगमंच। तो उसके निर्माण संबंधी विशद विवरण जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिए हैं, जिसके मत से नाट्य एक वेद है, यानी उसके अनुसार नाट्य को एक वेद कहा गया है और प्रेक्षागृह की स्थापना एक यज्ञ है। ठीक है, एक यज्ञ है और इस दृष्टि से नाट्य शास्त्र में रग यजन का विवरण दिया हुआ है। प्रेक्षागृह का स्वरूप और उसकी स्थापना विधि भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है। तो वो नाटक को एक वेद मानते थे, ठीक है, और उसकी स्थापना के लिए यज्ञ करवाना, जैसे वेदों के सही वेदों में क्या होता है, वेदों में मंत्र दिए रहते हैं। ठीक है, और यज्ञ में कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं तो वही लिखे रहते हैं वेदों में, तो उसी के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करना, यही सब दिए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भरत मुनि ने नाट्य को एक वेद माना है। ठीक है, तो उसकी स्थापना किस प्रकार से की जाए, यह यहाँ पे उसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रेक्षागृह निर्माण देवताओं की मानसिक अवतारणा भवनों और उपवनों में यत्न और विधि पूर्वक मनुष्यों के द्वारा की जानी चाहिए। यहाँ पे उसका क्या अर्थ है, देवताओं की मानसिक अवतारणा भवनों और उपवनों में, यानी देवताओं को अपने मन की, देखिए देवता को जो है कई अवतार लिए हैं देवताओं लोग पृथ्वी पे, सत्य की स्थापना के लिए या फिर दुष्टों को मारने के लिए ऐसे अवतार लिए हैं। तो उन अवतारों को अपने मन में बैठा के उसके अनुसार आचरण करना, उसको विधि पूर्वक जो है विधि पूर्वक पूजना, तो यही कर सकते हैं ना। डायरेक्ट अगर देवता के पास जाना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन देवता कब आएंगे, जब देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया जाए, उसका मंत्रोच्चार किया जाए। तो वैसे यहाँ पे बताए हैं कि नाटक के निर्माण, जो रंगमंच है, रंगमंच के निर्माण के समय क्या क्या हमें करना चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे वही बताए हैं कि देवताओं के लिए जिस तरह उनको याद करके हम पूजा वगैरह विधि पूर्वक करते हैं, मंत्र बोलते हैं, विधि पूर्वक बोलते हैं। कहीं भी भूमि पूजन हो तो उसका एक नियम रहता है कि पहले भूमि का पूजन करें गंगा जल छिड़ के, फिर वहां पे जो कचरा वगैरह उसको साफ करके, फिर वहां पे एक ईंट रख के, नारियल फोड़ के, ऐसे फिर उसका ये करे। वैसे यहाँ पे बताए हैं कि नाट्य रंगमंच के निर्माण में हमें क्या क्या करना चाहिए, ऐसा करके। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा ने प्रेक्षागृह के 3 प्रकार स्थितियां निश्चित की है। विश्वकर्मा कौन है, विश्वकर्मा भगवान जानते हो ना, जो घर वगैरह बनाते हैं, है ना। ठीक, तो वही विश्वकर्मा भगवान है। तो उसके अनुसार क्या बोले हैं कि प्रेक्षागृह जो है 3 प्रकार की स्थितियां निश्चित की गई है। प्रेक्षागृह की 3 प्रकार की स्थितियां निश्चित की गई है। कैसे, एक विकृष्ट, चतुरस्र और त्रस्त्य, है ना, त्रस्त्य। तो विकृत यानी क्या होंगे, विकृत यानी होते हैं आयताकार, ठीक है। चतुरस्र यानी होते हैं वर्गाकार,
और त्रस्य यानी होते हैं त्रिभुजाकार। तो इस तरह से 3 आकारों के ऐसे प्रेक्षागृह बताए हैं। फिर है और विभिन्न 3 परिणामों के विस्तार के अनुसार यानी और उसके बैठने के अनुसार उसकी क्षमता के आधार पे ज्येष्ठ, मध्यम और अवर कहे गए हैं। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा, मध्यम यानी मध्य और अवर यानी उससे छोटा यानी लघु बोल सकते हैं। ठीक है। और प्रथम की लंबाई यानी ज्येष्ठ की लंबाई 108 हाथ, दूसरे की 64 हाथ और तीसरे की 32 हाथ मानी गई है। ठीक, इसकी लंबाई भी देख लिए, दिखा दिए हैं। देवालयों में प्रथम प्रकार के, ठीक है, देवालयों में यानी देवताओं के जो देवताओं के यहाँ जो नाटक वाला स्तर रहता है ना, वो प्रकार के रहते हैं 108 हाथ के। राजगृह यानी राजा के घर का जो रहते हैं वो होते हैं द्वितीय प्रकार के, और साधारण घरों में तृतीय प्रकार के प्रेक्षागृह का विधान किया गया है। ठीक है। इन प्रेक्षागृहों में मध्यम प्रकार के उत्तम माने गए हैं और सबसे अच्छा जो उत्तम है, जो 64 हाथ वाला है, वो सबसे उत्तम है, जिसमें कि वाद्य और गीत सहज रूप से सुने जा सकते हैं। ठीक है। प्रेक्षागृह के निर्माण का विधान इस प्रकार है। कुशल व्यक्तियों द्वारा पहले भूमि पूजन, भूभाग की परीक्षा यानी भूमि शोधन करना चाहिए। उसके प्रेक्षागृह निर्माण की इस विधान यह बताए गए हैं कि सबसे पहले भूमि को देख ले अच्छी तरह से कि भूमि सही है कि नहीं। ठीक है, यानी वो एक समान है कि नहीं। ठीक है, उबड़ खाबड़ ना हो, समतल रहना चाहिए, वहाँ की जमीन अच्छी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बताए गए हैं कि प्रेक्षागृह के निर्माण के विधान इस प्रकार है कि कुशल व्यक्तियों के द्वारा भूमि शोधन यानी भूमि की परीक्षा करनी चाहिए। समान, स्थिर और कठिन तथा काली और गौर वर्ण की भूमि पर नाट्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जैसे मकान बनाते हैं तो हम देखते हैं ना भूमि कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, कौन सी भूमि अच्छी रहेगी मकान बनाने के लिए, तो ऐसे ही देखते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है। दलदली रहेंगे तो उसको हम बना नहीं पाएंगे, तो ठोस भूमि चाहिए हमें। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रेक्षागृह के निर्माण से संबंधित यहाँ भी बताए गए हैं। ठीक है, समान, स्थित और कठिन तथा काली और गौड़ वर्ण भूमि नाट्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। उत्तम हल से जोतकर हड्डी, कील, घास, भूसे आदि साफ कर डालना चाहिए। देखो, हल से जोत के जो हड्डी रहेंगे, कील जो भी रहेंगे, ये सब उसको साफ करना चाहिए। फिर उत्तम समय और नक्षत्रों में भूमि को नापना चाहिए। 64 हाथ का आधा कर, फिर उसका आधा कर, 64 हाथ का आधा कर, फिर उसका आधा नेपथ्यगृह और रंग शीर्ष की रचना करनी चाहिए। नेपथ्य गृह यानी क्या होंगे? नेपथ्य गृह यानी होंगे जो आज के टाइम का ग्रीन रूम बोलते हैं। ठीक है, जब सीरियल वगैरह होते हैं तो वहाँ के ग्रीन रूम रहते हैं ना, जहाँ पे साज सज्जा जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो कपड़े पहनते हैं, और जो भी है सब वही साज सज्जा वही करते हैं, यानी सजते संवरते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो होता है नेपथ्य गृह, ग्रीन रूम। ठीक है, और रंग शीर्ष की रचना करनी चाहिए। ठीक है, आधा आधा कर यानी 64 हाथ का है, तो एक तो 8 हाथ का नेपथ्य की और 8 हाथ का रंग शीर्ष की रचना। रंग शीर्ष क्या होंगे? रंग शीर्ष होंगे जहाँ पे नाटक वगैरह होते हैं। ठीक है, उसको रंग शीर्ष कहते हैं। उसके भीतरी में अनिष्ट पाखंडी और उनके भीतर से अनिष्ट पाखंडी तपस्वी, ठीक है, काष्ठा वस्त्रधारी सन्यासी पागल व्यक्तियों को अलग कर देनी चाहिए। और वहां जो भीतर में है जो भी है वो पाखंडी व्यक्ति को नहीं आनी चाहिए, तपस्वी वगैरह को भी, वो क्योंकि कोई लेना देना नहीं है नाटक वगैरह से, ऐसा रहता है। पागल व्यक्ति भी क्या समझेंगे? सन्यासी और गेरू वस्त्र धारण करने वाले, ये जितने भी हैं काया वस्त्र धारण करने वाले सब है, उसको इस सब से दूर रहने चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया है। ठीक है, रात्रि में 10 दिशाओं को पुष्प आदि से सुगंधित करके भोजन कराना चाहिए। ठीक है, आप लोग 4 दिशा ही पता है लेकिन 10 दिशाओं बोलते हैं। ठीक है, तो 10 दिशा होते हैं। ठीक है, 4 तो दिशा पता है,
है ना? 4 दिशा आप लोगों को पता है, लेकिन वो एक 4 दिशा और होते हैं, फिर 2 और होते हैं, ठीक है? तो ये दसों दिशाओं क्या-क्या होते हैं, अगर जानते हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है? 10 दिशा कौन-कौन से होते हैं, और नहीं तो मैं बता दूँगी, ठीक है? लेकिन अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है? चलिए। ठीक है, फिर आते हैं शुभ मुहूर्त में भित्ति निर्माण, स्तंभ रचना करनी चाहिए, ठीक है? स्तंभ रचना यानी चारों खंभे जो भी हैं उसका निर्माण करना चाहिए। स्तंभ के द्वारा भित्ति की विधिवत स्थापना के बाद रंग पीठ के पीछे मतवारणी की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है? रंग पीठ के पीछे मतवारणी की स्थापना करनी चाहिए। यह 4 खंभों वाली रंगपीठ के आकार की परंतु आधे हाथ की ऊंची बननी चाहिए, ठीक है? फिर रंगपीठ और शीर्ष विधि पूर्वक रचना करनी चाहिए, ठीक है? काली मिट्टी के बने नेपगृह, तो मिट्टी भी बताए हैं, देख लीजिए। काली मिट्टी से बने ग्रीन रूम में 2 द्वार होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मतवारनी क्या है, रंग पीच के पीछे मतवारनी की स्थापना करनी चाहिए। वह 4 खंभों वाले रंगपीठ के आकार की परंतु आध हाथ ऊंची बनानी चाहिए, ठीक है? मतवारनी मीन्स होता है, कैसे बताऊं मैं, यहाँ पे मतवारनी का मतलब होता है कि वहाँ पे एक देवता देवता बोल सकते हो, तो उस देवता के लिए अलग से स्थान थोड़ा-सा छोड़ देना चाहिए, ऊंचा बनाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक। फिर रंगपीठ और शीर्ष को विधि पूर्वक रचनी चाहिए। काली मिट्टी की बने नेपथ्य गृह में 2 द्वार होने चाहिए। नेपथ्य गृह यानी पीछे का गृह रहता है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए चित्र, ये दिखा है, देखो नेपथ्य गृह कहाँ है, तो ये इधर पीछे नेपथ्य गृह है, ठीक है? एक प्रेक्षक के बैठने का है, ये रंग शीर्ष बीच का है जहाँ पे नाटक करेंगे, और ये रंगपीठ यानी पीछे का है, तो उसी के ये में बगल में जो है, इसी को बोलते हैं रंगपीठ को ही नेपथ्य गृह बोलेंगे, ठीक है? तो उसी के ये में 2 दरवाजे होने चाहिए, इधर से भी एक दर्शक के आने जाने के लिए, और ये इन लोगों के बाहर निकलने के लिए, ऐसे 2 दरवाजे होने चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक। नेपथ्य गृह 2 दरवाजे होने चाहिए। रंग शीर्षक को न तो कुम कूर्म पृष्ठ अर्थात मध्य में ऊंचा, और न मत्स्य पृष्ठ अर्थात मध्य में नीचा होना चाहिए, यानी रंग पृष्ठ को थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, न तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और न ही ज्यादा नीचे रहना चाहिए, मध्य में करना चाहिए, ऐसा करके, ताकि दर्शक जो है, जो नाटक कर रहे हैं, उसको आसानी से देख सके, ठीक है? आदर्श दर्पण के समान समतल रंग शीर्ष उत्तम होता है, क्योंकि समतल यानी समान जो है रंग शीर्ष उत्तम रहता है। रंग शीर्ष रंग शीर्ष रत्न जड़ित होना चाहिए, देख लीजिए रंग शीर्ष कैसा होना चाहिए, रत्न जड़ित। अभी कहाँ रत्न रहेंगे, लेकिन पहले के थे। पूर्व की ओर हीरा वज्र, दक्षिण की ओर नीलम वैद्यु, पश्चिम में स्फटिक और उत्तर में प्रवाल मूंगा लगानी चाहिए। देख लो चारों दिशा में कौन कौन सी लगानी चाहिए। पूर्व में हीरा, ठीक है, दक्षिण में नीलम जिसको वैद्य बोलते हैं, पश्चिम में स्फटिक और उत्तर में प्रवाल मूंगा लगानी चाहिए। मध्य में सुवर्ण होना चाहिए, यानी सोने का, ठीक। और इसके उपरांत काष्ठकार यानी लकड़ी का काम करना चाहिए, जिसमें अनेक प्रकार के कारीगर जो है पुतलियां बनाए, पक्षी बनाए, यंत्र जालिक युक्त झरोखे भी रहे, ठीक है। और भित्ति कार्य के साथ स्तंभ, नागदंत, छज्जे, वातायन यानी खिड़कियां भी होनी चाहिए। एक पर्वत, कंदरा आदि का निर्माण होना चाहिए। पर्वत जैसा होना चाहिए, ऐसा बोल रहे, जहां से गंभीर गूंजती ध्वनि निकल सके, ठीक है। और मान लो जाए ऐसी बैठा देंगे, तो ऐसी बना देंगे, तो ऐसे बना देंगे, तो आवाज जो है दर्शकों को सुनाई नहीं देंगे। उस टाइम जो है माइक वगैरह तो नहीं होते थे, इसी वजह से ऐसा बोले हैं कि जो
रंगमंच है उसका निर्माण कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। ठीक है, कंदरा या पर्वत की भांति उसका जो है होना चाहिए ऐसा करके, जहाँ से गंभीर गूंजती ध्वनि निकल सके। भित्ति का सुधा यानी कलई पे लेप करना चाहिए। ठीक है, कलई यानी लेपन करना चाहिए कोई भी ये से ऐसा करके। ठीक है, सुधा से यानी मिट्टी से या कहना चाहिए कि गोबर से भी बोल सकते हैं, तो उसको लेप करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार के चित्र बनवाने चाहिए और उन पर बेल चढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार विधिवत अन्य प्रकार के प्रेक्षागृह का निर्माण करना चाहिए। रंगपीठ में प्रवेश का एक द्वार और रंगपीठ में के सामने जन प्रवेश का दूसरा द्वार होना चाहिए। रंगपीठ उत्कृष्ट में अधिक ऊंचा होना चाहिए। उत्कृष्ट में अधिक, उत्कृष्ट यानी आयताकार में अधिक ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और चतुरत्न में समान रहना चाहिए, उतना ऊंचा नहीं रहे। जबकि त्रिभुजाकार में त्रिकोण होना चाहिए अर्थात और मध्य में रंग पृष्ठ होना चाहिए। तीनों रंग पृष्ठों के चित्र इधर दिए हैं। कहीं भी बनाए रहेगी जो रंग शीर्ष है ना वो जो है मध्य में ही होना चाहिए ऐसा करके यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप चित्र कैसे हैं। जो सबसे उत्तम कौन था? सबसे उत्तम ये मध्य था, चतुरत्न वाला। ठीक है, फिर आते हैं पूर्व रंग। अब जो रंग स्थापित ये तो हो गया है ना, जितने भी इमारत वगैरह सब बन गए। उसके बाद जब नाटक आरंभ होती है उससे पूर्व क्या क्या कार्य करते हैं वो बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, सब साज सज्जा हो गई, लाइटें वगैरह भी हो गई मस्त। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे वो बता रहे हैं। प्रेक्षागृह की रचना के बाद रंग देवता का पूजन का विधान है। उसके उपरांत नाट्य अभिनय के प्रारंभ से पहले पूर्व रंग की व्यवस्था का नियम वर्णित है। यानी पूर्व रंग में क्या करेंगे? देवता की पूजा का स्थान है, बीच में ब्रह्म देवता रहते हैं ऐसा बोलते हैं, तो उसका पूजा करते हैं। ठीक है, फिर जो वाद्य बजाने वाले हैं वो आकर अपने वाद्यों को चेक करते हैं कि वो सही कि नहीं, लय मिलाते हैं, ताल मिलाते हैं। ठीक है, तो वही सुर तार करते हैं। फिर बाद में सूत्रधार आते हैं, जो मंच संचालक है वो बताते हैं कि क्या क्या होंगे नाटक में, आगे आने वाले ये में क्या होंगे। ठीक है, फिर विदूषक भी आते हैं, वो भी बताते हैं अपने ये से। तो ऐसे यहाँ पे दिए हैं, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आपको संक्षेप में बता रही थी मैं। ठीक है, देख लीजिए। प्रेक्षागृह की रचना के बाद रंग देवता की पूजा का विधान है। उसके उपरांत नाट्याभिनय प्रारंभ से पहले पूर्व रंग की व्यवस्था का नियम वर्णित है। पूर्व रंग वास्तविक अभिनय से पहले आता है, इसलिए इसका नाम यह है। इसमें गायकों का प्रवेश, ठीक है, गीतारंभ, नंदी पाठ, वंदना आदि का विधान सर्वप्रथम है। यानी मंगलाचरण वही होते हैं कि भगवान का स्तुति करना। ठीक है, अपने गीतों के माध्यम से, किसी गणेश का हो गए तो उसका तो सर्वप्रथम होता है, तो सभी वंदना करते हैं ऐसा। सबसे पहले रंगपीठ के मध्य में स्थित ब्रह्मा का अभिवादन किया जाता है, तब सूत्रधार वंदन के मध्य करने वालों के साथ प्रवेश करता है। पहले प्राची दिशा की वंदन होती है, प्राची यानी पूर्व दिशा ना, पहले पूर्व दिशा की वंदना होती है, उसके बाद स्वामी इंद्र की, फिर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं की वंदना होती है। पुनः फिर शंकर, ब्रह्मा, विष्णु की वंदन की जाती है। तब सूत्रधार स्वर में नांदी पाठ करता है। ये जो सूत्रधार है, जो मंच संचालक है, वो जो है नांदी पाठ करते हैं, यानी भगवान की स्तुति में ये करते गाते हैं। और विभिन्न गीतों की प्रस्तुति की जाती है। फिर विदूषक और सूत्रधार का कथोपकथन होता है, फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि क्या होंगे क्या नहीं ऐसा करके। और रंग सिद्धि के लिए काव्य वस्तु का निरूपण संक्षेप में किया जाता है, यानी बताते हैं कि क्या होंगे कथा में, किस प्रकार का कैसे है ऐसा करके। काव्य की प्रख्यापना के साथ कवि के नाम का भी अनुकीर्तन होता है। जिस कवि के नाम यानी कवि का गायन जो कोई लिखे हैं, जो भी उसके कविता का जो कविता कह रहे हैं उस कवि का नाम भी लिया जाता है, यानी कौन कौन से क्या क्या कर रहे हैं ऐसा। इस प्रकार पूर्व रंग का विधिवत पालन करते हुए अमंगल या अनिष्ट नहीं होता है। यानी इस प्रकार से पूजन करना, इन सबका पालन जब करते हैं ना तो अमंगल नहीं होता, ऐसे मान्यता है। इसका यहाँ अत्यंत संक्षेप में उल्लेख किया गया है। रंगमंच के ऊपर
कही हुई व्यवस्था के साथ-साथ अभिनय के विभिन्न अंगों, रूपों और विधाओं का अत्यंत विशद और विस्तृत विवरण नाट्य शास्त्र में है, जो इस बात का द्योतक है कि रंगमंच और नाट्य कला का कितना उत्कृष्ट विकास उस प्राचीन काल में हो गया था। इस समृद्ध रंगमंच और उन्नत नाट्य कला का आधार प्राचीन संस्कृत में अत्यंत उत्कृष्ट नाट्य साहित्य की रचना संभव हो सकी है। सही है। उस टाइम इतना नाट्य शास्त्र को ऐसे इतना बढ़ चढ़ के माने थे कि उसमें कैसे पूजा करना है, क्या करना है, उसकी साज सज्जा कैसी है, हीरे जवाहरात तक वहाँ लगाए गए हैं, बताओ। तो इसका वो बता रहे हैं ना हमें कि किस टाइम कैसे उस टाइम नाटक को एक कहना चाहिए एक वेद मानते थे। अभी तो इतना ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में कितना ये था, कोई भी कार्य करो पूरे लगन, दिल और मन से करो, तब जाके वो फलीभूत होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताए। ठीक है, तो यही इसका सार होंगे। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में हर एक चीज का वर्णन मिलते हैं यहाँ पे कि कैसे रंगकर्मी क्या करते हैं, कैसे उससे पहले ये करते हैं, ऐसा करके तो इसमें दिए हैं। ठीक है, तो आशा है जो मैं बताई हूँ वो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल के वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।